नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। और आज किस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं बच्चों? आज किस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से। ठीक है जी, तो उपभोक्ता संतुलन को समझने वाले हैं कौन सी विधि के माध्यम से? उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने सिलेबस की वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि उपभोक्ता संतुलन को समझने की हमारे पास दो विधि है। एक तो उपयोगिता विश्लेषण है और दूसरा है तटस्थता वक्र विश्लेषण। ठीक है जी, तो तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से पार्ट 2 में हम उपभोक्ता संतुलन को समझने वाले हैं। आज किस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण का इस्तेमाल करके समझने वाले हैं कि भैया ये उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, एक उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में होता है। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि भाई इको आपको पता है हिंदी मीडियम में खास करके भाई बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में होता है ना, चीजों को समझाना बहुत मुश्किल होता है खास करके हिंदी मीडियम में। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि भाई बिल्कुल आप लोगों के देसी लैंग्वेज में आपको मैं चीजें समझा सकूं। आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं उसी भाषा में आपको चीजें समझाऊंगा। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में चीजें समझाई जाएगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो परिभाषा रहेगी वो है उपभोक्ता संतुलन की, कि भैया उपभोक्ता संतुलन से हम क्या समझते हैं, उपभोक्ता संतुलन का आखिर मतलब होता क्या है, ये बता दो। सबसे पहले तो देखो, उपभोक्ता, मैं भी एक उपभोक्ता हूं, है ना। क्यों हूं मैं उपभोक्ता? क्योंकि भाई मैं एक टीवी लेके आया, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ये कैमरा लेके आया ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, है ना। इसके अलावा मेरे को और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आप भी एक तरीके से उपभोक्ता है और आप कोशिश करते हैं कि आपको संतुष्टि मिल सके, जब तो आप मेरे चैनल पे आए इकोनॉमिक्स पढ़ने, ताकि आपको समझ में आ सके कि भैया हिंदी मीडियम में रोशन भैया बहुत अच्छा इको पढ़ा रहे हैं और आप आ गए मेरे चैनल पे। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ सब समझ में आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, एक उपभोक्ता किस समय संतुलन में होगा? तो उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब उसके पास इनकम जो दी हुई है, जो उसके पास पैसे हैं, है ना, और बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत दी हुई है, इन दोनों ही चीजों के दिए होने पे वो क्या करेगा, अपने आय को इस तरीके से खर्च करेगा कि उसकी संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो संतुष्ट हो सके। तो वही स्थिति क्या है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है। जैसे मान लो कि मैं मार्केट में गया, मेरे जेब में 100 रुपए है और मैं मार्केट में ना जाने से पहले ये सोच लिया था कि भाई इतने पैसे में ना मेरे को ना मान लो 2 किलो आलू मिल जाए, 1 किलो प्याज मिल जाए, 1 किलो गोभी मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। तो मैं क्या हो गया, एक तरीके से संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई इतने पैसे में मैंने ये सोच लिया था, ये चीजें मेरे को मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये तो मैंने आपको अपने देसी लैंग्वेज में, है ना, आसान भाषा में समझा है। लेकिन आपको पेपर में भाई ऐसे आसान भाषा में नहीं लिख के आना, आपको इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है ना उसमें लिख के आना होगा, तभी जाके आपको नंबर दिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, एक उपभोक्ता, क्या लिखा है जी, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब दिए हुए आय तथा बाजार की कीमत के दिए होने पर अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि वह कुल संतुष्टि को अधिकतम कर सके। बात वही है जो मैंने आपको समझाया, वही लिखा हुआ है ना, कि जो इन उपभोक्ता की आय है और जो बाजार में दी हुई कीमत है, उसके आधार पर वो क्या करता है, अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि अपनी संतुष्टि को क्या कर सके, अधिक से अधिक कर सके। यही स्थिति क्या है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है। बहुत आसान परिभाषा था। चलो जी आगे आ जाओ। आगे अब देखो कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं जो कि आपको समझना है ना। जैसे कि उपभोक्ता कौन होता है, उपयोगिता का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम उपयोगिता के माध्यम से, उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से ही हम समझने वाले हैं किस चीज को, उपभोक्ता संतुलन को, है ना। तो उपयोगिता का मतलब तो समझना ही होगा, इसके समझे बिना भाई आप चैप्टर को ही नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भैया एक उपभोक्ता होता कौन है ना। हम सब क्या है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही है। मैंने आपको बताया ना कि भाई आप एक उपभोक्ता हो, आपको चाहिए अच्छी वीडियो इकोनॉमिक्स की, तो इसलिए आप मेरे चैनल पे आए हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी उपभोक्ता हो, आपको भी संतुष्टि मिल गई इस चैनल पे आके, भैया हिंदी मीडियम में एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। तो देखो लिखा है क्या है कि उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या है, एक एजेंट के तौर पे हम इसमें लेते हैं इकोनॉमिक्स में, जो क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, यानी कि उपभोग करता है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता का मतलब हो गया। अब हम समझते हैं उपयोगिता का मतलब क्या होता है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो उपयोगिता देखो, मेरी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। मेरी उपयोगिता यह है
कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा सकता हूं। ठीक है, आपकी भी उपयोगिता है कि भाई आप बहुत अच्छे से एग्जाम में क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये भी आपकी उपयोगिता है। इसी तरीके से हर एक वस्तु के अंदर भी कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। ठीक है, बिना उपयोगिता के कोई वस्तु हमारे लिए है नहीं, हर एक वस्तु की उपयोगिता होती है। जैसे कि मान लो आपने एक कप चाय पिया, ठीक है, तो चाय की अपनी उपयोगिता है, आपको ज्यादा या कम मजा आएगा। आपने पानी पी मान लो, तो पानी की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी, है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो होगी ना, उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं, तो उसकी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। तो हर वस्तु में कुछ ना कुछ क्या है जी, क्षमता है। हर वस्तु में क्या है, कुछ ना कुछ क्षमता है। ठीक है, चाय की अपनी क्षमता है, पानी की अपनी क्षमता है, दाल रोटी की अपनी क्षमता है। ठीक है, तो उपयोगिता क्या है, उपयोगिता किसी न किसी वस्तु की वह क्षमता है जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से है ना। तो किसी वस्तु की वह क्षमता जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो वो क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। जैसे मैंने बोला चाय पीने के बाद कुछ ना कुछ उपयोगिता हमें मिलती है ना। जब हम पानी पीते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलती है। तो ये सब क्या है, वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। ठीक है जी, आसान था परिभाषा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब उपयोगिता को कैसे मापे, मेजर किस चीज में कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, उसको हम समझने वाले हैं इस टॉपिक में कि उपयोगिता को मापने की विधियां कौन सी है। तो देखो अर्थशास्त्र में हमारे पास तो 11वीं क्लास की हम बात कर रहे हैं, दो विधि है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं जी, एक को बोलते हैं गणनावाचक, एक को बोलते हैं क्रमवाचक। ठीक है, तो गणनावाचक और क्रमवाचक विधि से हम उपयोगिता को माप सकते हैं, और उपभोक्ता संतुलन को भी हम इन्हीं दो विधियों के माध्यम से समझने वाले हैं अपने इस क्लास में। देखो तो सबसे पहले गणनावाचक से समझ में आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को गणना कर सकते हैं, उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, उपयोगिता को हम गिन सकते हैं, है ना, गणनावाचक संख्याओं में गिन सकते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4, है ना। इसमें ऐसे कहा जाएगा कि जब मैंने एक कप चाय पिया, है ना, चाय पिया, तो मेरे को मान लो 2 3 या 4 या 5, इसमें हम क्या कर सकते हैं, संख्या में माप सकते हैं कि भैया इतनी इतनी उपयोगिता मिली। इसमें क्या होता है, गणनावाचक विधि में उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है, यूटिल्स। ठीक है जी, किसमें मापा जाता है, यूटिल्स में मापा जाता है। यानी कि जब मैंने एक कप चाय पिया तो मेरे को मान लो 2 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, जब मैंने दूसरा कप चाय पिया तो मेरे को 3 यूटिल्स की उपयोगिता मिली। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें संख्या में मापते हैं हम किसी वस्तु की उपयोगिता को। आया बात समझ में, आया बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस अवधारणा को किसने दिया है, तो एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है मार्शल। मार्शल जी ने इस अवधारणा को दिया है, तो मार्शल जी का नाम याद रखना। किसने दिया, मार्शल ने। एक इतिहास में जॉन मार्शल थे हमारे, जिन्होंने पूरी दुनिया में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी, तो उन्हीं से मिलता जुलता नाम है मार्शल। ठीक है, अब आ जाओ हम गणनावाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक से हम क्रमवाचक पे आ जाते हैं। क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम, क्रम से समझ में आता है, ज्यादा कम ज्यादा कम, है ना, ज्यादा कम, ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या लिखा है कि इसमें उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर उच्च या फिर निम्न के अनुसार क्रम दिया जाता है, क्रम के रूप में मापा जाता है, कम या ज्यादा। अब बताओ यार, वैसे मेरे को भाई ये विधि तो भाई ऐसे भी ज्यादा उपयोगी लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, कैसे कह सकते हो भैया, मैं अब मान लो एक कप चाय मैं पीऊंगा तो थोड़ी नहीं बोलूंगा कि मेरे को 4 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, या 5 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, या 2 की मिली, ऐसे मैं बोलूंगा। ऐसा थोड़ी नहीं होगा। मैं बोलूंगा, मान लो मैंने 2 कप चाय पिया, तो मैं बोलूंगा भाई जो पहला कप चाय पिया ना, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा ही आ गया कतई। दूसरा कप पीऊंगा तो बोलूंगा थोड़ा कम मजा आया, ऐसे बोलूंगा ना कि मैं संख्या में मापूंगा इसको। मजे, जो कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करके जो मजा आएगा मेरे को, उसको संख्या में तो मापूंगा नहीं, कम या ज्यादा में मापूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रमवाचक में हम किसी वस्तु की उपयोगिता को कम या ज्यादा में मेजर कर देते हैं। ठीक है जी, इस अवधारणा को किसने दिया है, हिक्स ने। हिक्स एक अर्थशास्त्री का नाम है,
क्या नाम है जी, हिग्स। तो हिग्स ने इस अवधारणा को दिया है। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही अवधारणाएं आपको समझ में आ गई होगी। एक में हम संख्या में माप देते हैं, है ना, और एक में हम क्या करते हैं, कम या ज्यादा में मापते हैं, ठीक है, क्रम दे देते हैं हम उपयोगिता को, ठीक है। इसमें यूटिल्स में माप दिया जाता है भाई, यूटिल्स यानी कि यूटिल्स जो संख्या है उसमें माप देते हैं, ठीक है जी। तो आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलो जी, अब कुछ और परिभाषाएं आ जाता है भाई, कुछ और परिभाषाएं आ जाती है, जैसे कि बिल्डिंग को खड़ा करना है तो भाई पहले पिलर खड़ा करना होगा हमारे को, है ना, नींव डालनी होगी। नींव अगर मजबूत होगा तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी मेरे दोस्त। तो ये सारी परिभाषाएं अभी आप लोगों के लिए नींव का काम करने वाली है। और जब उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को हम समझेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पूरे 5 मार्क्स 6 मार्क्स, या फिर स्टेट बोर्ड में बात कर ले, या फिर हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। पूरे नंबर अगर लाने हैं तो स्टार्टिंग की परिभाषा, ये सारी चीजें समझना होगा, जब भी जाके उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, है ना। देखो अगली जो परिभाषा है वो है कुल उपयोगिता। तो भैया कुल उपयोगिता से क्या समझते हैं? कुल उपयोगिता का मतलब क्या होगा कि जब मैंने किसी वस्तु की सभी इकाइयों का इस्तेमाल कर लिया, है ना, सभी इकाइयों का इस्तेमाल करने के बाद जो मेरे को उपयोगिता मिलेगी, उसका टोटल जोड़ जो होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता बोलेंगे। क्या लिखा है, यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ होता है ना जी। किसी वस्तु की सभी इकाइयों का इस्तेमाल करने के बाद जो उपयोगिता मिलेगी, उसका जोड़ ही क्या है, कुल उपयोगिता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे चाय की इकाइयां लिख दी, मान लो मैंने पहला कप चाय पिया, मैंने बोल दिया भैया 100 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, है ना। दूसरा कप चाय पिया, 190 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, और इसको मैंने प्लस कर दिया। यही क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी है। ये 2 इकाइयां है ना, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी इकाइयां हो सकती है भाई। तो उनको प्लस करने के बाद जो हमें उपयोगिता मिलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, टीयू बोलेंगे, ठीक है। आगे समझ में आसान था ये। तो किसी वस्तु की सभी इकाइयों का इस्तेमाल करने के बाद जो उपयोगिता मिलेगी, उसी का जोड़ है कुल उपयोगिता। बहुत आसान, ठीक है। अब आ जाते हैं सीमांत उपयोगिता पे। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है? तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, सीमांत का मतलब ही होता है अतिरिक्त। सीमांत का मतलब ही क्या होता है जी? सीमांत का मतलब ही होता है अतिरिक्त, एक एडिशनल, एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने के बाद जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले के बाद, जैसे पहली इकाई थी, पहली इकाई के बाद जो दूसरी इकाई का इस्तेमाल किया गया, इसको हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। अब समझाता हूं, अब समझ में आएगा। जब हमने पहली इकाई के बाद दूसरी इकाई का इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, दूसरी इकाई क्या है, एक अतिरिक्त इकाई है ना। पहली इकाई के बाद जब दूसरी इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी इकाई क्या है, एक अतिरिक्त, एक एडिशनल क्वांटिटी है, इकाई है ना। अब देखो, पहली इकाई पे जब हम बात कर रहे थे, टीयू कितना था, 100 था, है ना। दूसरी इकाई जो एक अतिरिक्त इकाई है, यहाँ पे क्या हो गया, टीयू कितना हो गया, 190 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले 100 मिल रहा था, अब 190 मिल रहा है, यानी कि अतिरिक्त कितना मिल रहा है, अतिरिक्त कितना मिल रहा है, 100 190, अब माइनस करो तो 90 मिल हो जाएगा हमारा, है ना। ये 90 क्या है, दूसरी इकाई का, एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने के बाद जो उपयोगिता मिली है वो 90 है। इसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज को, और कुल उपयोगिता को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एमयू, शॉर्ट में मार्जिनल यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म एमयू हो जाएगा, इसका टीयू हो जाएगा, है ना। तो एमयू को निकालने का फॉर्मूला है टीयू एन, माइनस करना होगा टीयू एन -1। अब ये समझ में नहीं आएगा तुम्हारे को, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि भैया ये टीयू एन माइनस टीयू एन क्या हो गया। देखो, टीयू एन दर्शाता है इकाई की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। इकाई की जो सीमांत उपयोगिता होगी ना, ठीक है, जो इकाई की सीमांत उपयोगिता है, यानी कि जिस इकाई की सीमांत उपयोगिता हम निकालेंगे, उसको हम किससे लिखेंगे, टीयू एन से लिखेंगे, है ना। और जिस इकाई से हम घटाएंगे, जिस इकाई से हम घटाएंगे, उसको टीयू एन -1 लिखेंगे। जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि यहां पे हमने
दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है। मान लो कि चलो मैं आपको ना ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूँ, ज्यादा आसानी से मैं वहां पे समझा पाऊंगा। यहाँ पे ना खिचड़ी पक जाए भाई, घचपच हो जाएगा। अब घचपच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा तुम लोगों को। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मजा भी आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इकाइयां लिख देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इकाइयां लिख दी, उसके बाद टीयू इधर हो जाएगा। अब हमें एमयू निकालना है, ठीक है जी। चलो अब मान लो पहली इकाई है, पहली इकाई पे हमने कितना लिया था भाई, टीयू हमारा कितना था, 100 था। दूसरी इकाई पे कितना था, मान लो 190 था, ठीक है। तीसरी इकाई में मान लेता हूं, मान लो भाई 270 हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एमयू निकालना है, ठीक है। मान लो मेरे को पहली इकाई की एमयू निकालना है, पहली इकाई की मैं एमयू निकालना चाहूंगा, तो पहली इकाई के एमयू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एमयू का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे होगा हमारा TU1 माइनस TU0, ठीक है जी। अब जीरो तो यहां पे है नहीं हमारे पास कुछ भी, ठीक है। ये TU जो TU1 है वो क्या दर्शाता है, TU1 दर्शा रहा है जिस इकाई की हम सीमांत उपयोगिता निकालने वाले हैं उसकी टोटल उपयोगिता, ठीक है। और TU0 क्या दर्शा रहा है, इससे पहले वाली इकाई की जो टोटल उपयोगिता है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले पुट कर दो आप। TU अगर हम पहले इकाई की अगर हम TU की बात करें कितना है जी, 100 है, और इससे पहले हमारे पास कोई टोटल उपयोगिता है नहीं तो उसको हम 0 में लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पहली इकाई की एमयू कितनी आ जाएगी जी, 100 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो आपको दूसरी इकाई की निकालनी है, अब दूसरी इकाई की हमारे को एमयू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TU2 माइनस TU1, ठीक है। अब यहां पे दूसरी इकाई पे आपको टोटल यूटिलिटी कितना दे रखा है जी, 190 दे रखा है, और इससे पहले वाली की कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ठीक है जी। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो तीसरी इकाई की निकालनी है, तीसरी इकाई की निकालनी है, तब क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, TU3 माइनस TU2, है ना। अब TU3 कितना है हमारे यहाँ पे, तीसरी इकाई की टोटल उपयोगिता कितनी है भाई, 270 है ना। और दूसरी इकाई की हमारी कितनी थी, 190 थी, ठीक है। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जी, माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल जाता है हमारा, ये फॉर्मूला था, मैं आप लोगों को फॉर्मूला समझा दिया हूं किस तरीके से TU से MU हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे काम आएगा, अभी दोबारा मैं निकालने वाला एक और डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, उसके माध्यम से भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए जी फिर से आ जाती है अपनी PPT में। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को आप लोग समझ चुके होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ जाता है हमारे लिए, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में रिलेशन, संबंध पूछा जाता है भाई पेपर में आपके, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे हमने ग्राफ भी बना दिया है, ठीक है। कई बार तालिका के माध्यम से भी आ जाता है, तो अभी पहले हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको तालिका बना के भी बता दूंगा किस तरीके से आप तालिका बना के इसको समझा सकते हो, ठीक है। चलो देखो, देखिए जी, हाँ, तो TU और MU में क्या रिलेशन होता है, TU और MU में क्या संबंध होता है, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनता है कि पहले जो हमारा TU है ना वो बढ़ता है, फिर टॉप पे जाता है, और टॉप से फिर नीचे की तरफ आता है, यानी घटता है। और ये MU जो है हमारा वो हम लगातार घटता रहता है, लगातार घटता रहता है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ हमारा MU का बनता है। अब अगर आपको ये इस ग्राफ के आधार पे आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं ना, हम पहले एक तालिका भी बना लेते हैं, TU और MU का तालिका बना लेते हैं, उसके बाद ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे चीजों को। एक बार दोबारा चलते हैं उसी पेज पे और तालिका बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं आपको तालिका बनाना सिखाऊंगा।
चलिए जी, यहाँ पे हम इकाइयाँ ले लेते हैं। ठीक है, मान लो x वस्तु है, x वस्तु की इकाइयाँ ले लेते हैं। यहाँ पे हम टीयू ले लेते हैं, यहाँ पे हम सभी एमयू ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैं देखो एक डाटा आप एमयू का या फिर टीयू का, दोनों में से कोई एक डाटा आपको ना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप टीयू का याद रख लो, टीयू से हम एमयू निकाल लेंगे, या फिर एमयू का याद रख लो, एमयू से हम टीयू निकाल लेंगे। दोनों में से कोई एक डाटा आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं कैसे ले रहा हूं, मैं मान लो कि एमयू लेता हूं, मैं पहले नंबर पे ले लेता हूं 0 या डैश डैश ले लेता हूं। ठीक है, 0 होगा नहीं, एक डैश ही लेते हैं। दूसरे एक मिनट, अब पहली इकाई पे मान लो मैं ले लेता हूं 8 ले लेता हूं। ठीक है, पहली इकाई पे मैंने क्या ले लिया जी, 8 ले लिया। दूसरी इकाई पे मैं इसको हटा दूंगा, 6 कर दूंगा, फिर मैं 4 कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं 2 कर दूंगा, फिर मैं 0 कर दूंगा, फिर मैं -2 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इकाई टोटल हम लेंगे, 7वीं इकाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं टीयू। ठीक है, टीयू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना है हमें एमयू को आपस में प्लस कर देना। पहली इकाई पे भाई प्लस कर देंगे तो हमारा 8 ले लेंगे, फिर 8 में आप क्या करोगे, 6 प्लस कर दोगे 14 आ जाएगा आपका, फिर 14 में आप क्या करोगे, 4 प्लस कर दोगे आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 में आप फिर 2 प्लस कर दोगे आपका 20 आ जाएगा, 20 में आप 0 जोड़ोगे फिर 20 आ जाएगा, फिर -2 करोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या निकल गया जी, टीयू निकल गया। इस तरीके से आप टीयू निकाल सकते हो। टीयू निकालने का फॉर्मूला आप इस तरीके से एमयू से टीयू निकाल सकते हो। ठीक है, टीयू से एमयू कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, टीयू से एमयू हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से, देखो ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, ढलान कैसा होगा, आप देखेंगे कि जो एमयू है वो लगातार घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है और माइनस हो जा रहा है ना। और ये देखेंगे कि ये जो है ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ, टॉप पे पहुंचने के बाद घटना शुरू कर दिया। ये आप इस तालिका में आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी चीज को आपको अपने ग्राफ पे भी दिखाना होगा। जब आप ग्राफ पे दिखाएंगे ना, मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ग्राफ तो आप भाई आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले इसको बढ़ाओगे, फिर टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे एक बिंदु बना लेना और यहां से टॉप से लाइन खींच देना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एमयू को ना 0 दिखाना होगा और उसके बाद इसको हम घटा देंगे नीचे की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ बन गया जी, ये हमारा टीयू का ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ बनाओगे थोड़ा सही से बनाना भाई, एक्स वाई 0, ठीक है, वाई एक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर हमें एमयू का ग्राफ बनाना है तो पहले घटेगा, ये घटेगा, जब टीयू टॉप पे है ना तब ये 0 पे होगा, 0 वाले पे टच करेंगे और फिर ये नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये हमारा एमयू का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप रिलेशन आराम से अब रिलेशन बता सकते हो, टीयू और जो हमारा एमयू है इसमें आराम से आप संबंध बता सकते हो। पहला संबंध आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहला संबंध ये देखने को मिल रहा है कि जब हमारा टीयू जो है ना, जब टीयू बढ़ रहा है ना, जब टीयू बढ़ रहा है तब एमयू क्या हो रहा है, एमयू जो है हमारा वो घट रहा है ना। लेकिन क्या है, ये प्लस है भाई, धनात्मक है। यहां पे आप देखो एमयू जो है वो घट तो रहा है, ये देखो घट रहा है नहीं, लेकिन क्या है, ये माइनस नहीं हुआ भाई, ये धनात्मक है अभी, लेकिन ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये पहले स्टेज में हो रहा है। दूसरा स्टेज आप क्या देखोगे, दूसरे स्टेज में आप क्या दिखा सकते हो कि जब टीयू अपने टॉप पे है, यहाँ पे क्या है, टीयू अपने टॉप पे, टॉप बिंदु पे, आप यहां देखो ना, ये जो हमारी 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई पे आप देखो जो टीयू है वो टॉप पे पहुंच चुका है। ठीक है, तब एमयू हमारा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, बिल्कुल 0। ठीक, उसके बाद आप देखोगे जैसे ही टीयू ने घटना शुरू किया, यहां देखो जैसे ही 20 से 18 हुआ टीयू, एमयू क्या हो गया जी, माइनस हो गया। ठीक है, एमयू क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। और ऐसा रियल में भी होता है, ऐसा आप रियल लाइफ में भी देखेंगे। जैसे कि मान लो आपको बहुत तेज का प्यास लगा है, गर्मी के सीजन में हो, आप बहुत तेज का प्यास लगा है आपको, ठीक है, और आपने 1 गिलास पानी पिया, आपको क्या मिलेगा, जो टोटल यूटिलिटी आपको मिलेगी वो, ठीक है,
मान लो कि हमने माना कि 8 की मिल रही है आपको, ठीक है। फिर आपने दूसरा गिलास आपने पिया, 14 की मिली। मैं वही एग्जांपल देके बता रहा हूं। फिर आपने मान लो तीसरा गिलास पिया, 18 की मिली। आपने चौथा गिलास पिया, मान लो 20 की यूटिलिटी आपको मिली, ठीक है। उसके बाद पांचवा गिलास पिया, फिर 20 की मिली, और छठा पिया तो भाई ज्यादा मतलब अब आप नहीं पी सकते, आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए, आप उगल दो, है ना, तो दिक्कत हो सकती है इस समय। तो ये है आपका टोटल यूटिलिटी। अब देखो एमयू निकाल रहे हैं, यानी कि क्या है, एमयू क्या दर्शाता है, एक तरीके से एक तरीके से गैप को दर्शाता है। टीयू में जो भी गैप आ रहा है उसको दर्शा रहे हैं एमयू, है ना। तो ये लगातार घट रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घट रही है। जब आप पहले गिलास का पानी पी रहे थे आपको बहुत मजा आया, है ना, लेकिन जब आप दूसरा गिलास आप पानी का पिएंगे आपको थोड़ा कम मजा आएगा, ठीक है। पहले इकाई में बहुत मजा आया, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम हुआ, चौथे में और कम होगा, पांचवे में बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। छठा भाई अब पियोगे उल्टी कर दोगे या फिर दिमाग पे चढ़ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, समझ लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टीयू और एमयू को समझा सकते हैं। तालिका मैंने यहाँ पे तालिका भी बना दी है, आप इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं और आप रिलेशन बता सकते हैं। चलिए जी एक बार अपनी पीपीटी में चल लेते हैं और सारे रिलेशन यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको अभी समझाया, सारी चीजें डिट्टू सेम टू सेम हमारे स्पीच पे भी वही लिखी हुई है ना। कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है जब सीमांत उपयोगिता जब तक क्या है, धनात्मक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप खुद पढ़ लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पीपीटी आपको मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन आपका हो जाएगा आसानी से, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए जी अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। टॉपिक क्या है हमारा, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। देखिए जी फोन स्विच ऑफ होने वाला है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, एक उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये नियम ये बताता है कि जब हम किसी वस्तु के का लगातार हम इस्तेमाल करते रहते हैं, निरंतर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्या होता है कि उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। इतनी ज्यादा घटती जाती है कि एक समय आता है जब वो माइनस में भी चली जाती है, ठीक है। इसी चीज को हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम दर्शाता है। देखो जी क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक बार, रीड कर देते हैं। देखो क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है ना। जैसे कि आप लोगों ने अभी जब हमने ग्राफ बनाया और हमने जब तालिका बनाई, तो तालिका में आपने देखा कि जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है ना। यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम अथवा आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। जैसे कि आप अगर पहला कप चाय पी रहे थे, है ना, पहला कप चाय पी रहे थे तो आपको जो टीयू मिल रहा था वो आप 100 टीयू हमने लिखा था, है ना, टीयू आपको 100 मिला, है ना। लेकिन जब आपने दूसरा कप चाय पिया तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी जी, 190 की मिली थी, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले में 100 था, पहले इकाई पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही थी, 100, दूसरे पे 90, फिर और घटेगा 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जब हम किसी वस्तु को लगातार इस्तेमाल में लाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करोगे तो ऐसा ही होगा, पहले तो मजा आएगा, फिर धीरे धीरे कम मजा आना शुरू होगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस चीज को बिल्कुल छोड़ देने का मन करेगा, छोड़ दो। ये चीज हर चीज में होता है, ये चीज रिलेशनशिप में भी देखने को मिल सकता है। कोई चीज ऐसा होता है ना कि कोई चीज जब आपके पास नया नया आता है तो आप बड़े मजे से उसका इस्तेमाल करते हो, बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना हो जाता है तेरी हटाओ इसको दूर। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम में भी यही होता है कि जब हम किसी वस्तु का अधिक से अधिक इकाइयों का इस्तेमाल लगातार करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है, ठीक है। देखो इस नियम के हम मान्यताओं को समझ लेते हैं। इस नियम की प्रमुख मान्यताएं क्या है, तो इस नियम की 2 मान्यताएं भाई। वस्तु की मानक इकाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि
इसमें मानक इकाई का मतलब ये है कि भाई जैसे चाय का एक कप ना कि एक चम्मच चाय। अगर हम ऐसा कहें कि भाई हम एक कप की जगह पे एक चम्मच चाय पिला रहे हैं किसी को, तो उस समय ये रूल लागू होगा क्या? नहीं होगा। वो तो भाई जितना मर्जी चाहे उतना चम्मच पीता जाएगा 100-200 चम्मच पीता जाएगा, तो उस समय ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होते रहना चाहिए, मतलब वस्तु का इस्तेमाल लगातार होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कप चाय मैंने आज पी लिया और दूसरा कप कल पी लिया, तीसरा कप परसों पी लिया, तो उसमें तो भाई मजा रोज ही मजा आएगा, मेरे को मजा मिलता रहेगा। लगातार एक निश्चित समय पे उसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए लगातार, ठीक है, तभी जाके हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो हमारा लागू होता है, वरना नहीं लागू होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं क्या है। जब हम उपभोक्ता संतुलन को समझने जा रहे हैं तो इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या होनी चाहिए। मान्यताओं की अगर हम बात करें तो इसमें पहली मान्यता यह है कि भाई उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्या में माप सकते हैं, है ना। इस विधि में, उपयोगिता विश्लेषण विधि में हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं जी, गणनावाचक संख्या में 1, 2, 3, 4 आदि में माप सकते हैं। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी। इसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती क्या है, इसके बारे में अभी अगले पेज पे मैं समझाऊंगा। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होनी चाहिए जी, स्थिर होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह दर्शाता है कि जब हम किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। ये नियम भी लागू होना चाहिए। और उपभोक्ता क्या हो, विवेकशील हो। विवेकशील यानी कि वो समझदार हो और अपनी समझदारी से अपने रिसोर्सेज का, अपने आय का आवंटन करना, किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो जानता हो, तभी जाके ये रूल लागू होगा, है ना। इसकी ये मान्यताएं हैं। चलिए जी, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समझ लेते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपए के बराबर के मूल्य से है। ठीक है, यही मतलब होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। एक उपभोक्ता होने के नाते आपके पास मान लो 50 रुपए है, तो आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि मेरे को ना 50 रुपए में 5 किलो क्या मिल जाए जी, टमाटर मिल जाए। या फिर आप सोचोगे कि भाई उसके साथ मेरे को 1 किलो गोभी भी मिल जाए या फिर आलू भी मिल जाए, है ना। तो आप पहले से क्या करते हो, एक तरीके से योजना बना लेते हो कि भाई जब मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूं ना, जितने मैं पैसे खर्च कर रहा हूं उससे मेरे को जो यूटिलिटी है उतनी मेरे को यूटिलिटी मिल जानी चाहिए, है ना। तो वही क्या हो जाएगा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। मान लो कि आप किसी वस्तु पे 1 रुपए खर्च कर रहे हो और आप ये सोच के चल रहे हो कि 1 रुपए खर्च करने से ना मेरे को 4 यूटिल्स की उपयोगिता मिल जानी चाहिए। कितने यूटिल्स की जी, 4 यूटिल्स की, है ना। तो यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 4। ये आप 4 अपने माइंड में एक तरीके से टारगेट बना के चल रहे हो, कितनी मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है एग्जाम में, तो आपको यही लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखा है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपए के बराबर के मूल्य से है। 1 रुपए के बराबर का मूल्य क्या है भाई, यहाँ पे 1 रुपए के बराबर का मूल्य क्या है, उपभोक्ता इसे उस उपयोगिता के रूप में परिभाषित करता है जिससे वह वस्तु की उस मानक टोकरी से प्राप्त करता है जो वह उस 1 रुपए से खरीद सकता है। मतलब कि वो एक उपभोक्ता पहले से माइंड में योजना बना लेगा कि भैया जो बाजार में जो दी हुई कीमत है उसके आधार पे मैं इतने पैसे से इतनी चीजें खरीद सकता हूं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि 1 रुपए 100 ग्राम चीनी, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम नमक, ठीक है, जो उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की एक मानक टोकरी को व्यक्त करता है, खरीद सकता है। और यदि इस वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता 4 यूटिल्स है, तब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। मतलब कि 1 रुपए खर्च किया और उसने प्लान बना लिया कि भाई ये मिल जाना चाहिए, 100 ग्राम क्या मिल जाए, चीनी मिल जाए, 500 ग्राम चावल मिल जाए और 500 ग्राम नमक मिल जाए। और उसने ये भी अनुमान लगा लिया कि भाई इन सब की टोटल जो उपयोगिता है, जो कुल उपयोगिता है, कितनी हो जानी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए, है ना। टोटल यूटिलिटी संख्या में मापा जाए तो कितनी हो जानी चाहिए, 4। तो इसी को एक तरीके से सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा, है ना। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, MU को MUM होगा भाई, यहाँ पे MUM होगा,
MUM होगा, ठीक है, MUM, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम शॉर्ट में किस में दर्शाते हैं, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब यह है कि एक विवेकशील उपभोक्ता पहले से सोच चुका होता है कि इतने पैसे में मेरे को इतनी उपयोगिता मिलेगी, ये बदलना नहीं चाहिए। ये बदल गया तो फिर संतुलन की स्थिति भी बदल जाएगी, संतुलन की अवस्था भी क्या हो जाएगी जी, बदल जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझने वाले हैं, ठीक है। एक वस्तु की स्थिति में और दो वस्तु की स्थिति में, दोनों स्थिति में आपको मैं उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फोन थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझते हैं। तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त होती है जो PX है। PX यानी कि एक्स वस्तु की जो कीमत है वो बराबर हो जाए MUX, यानी कि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसकी। अब आ जाओ एक बार दोबारा से हम चलते हैं बोर्ड पे और इस शर्त को हम ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और ज्यादा डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की जो पहली शर्त होती है, पहली शर्त की हम बात कर रहे हैं, तो पहली जो शर्त होती है PX, यानी एक्स वस्तु की जो कीमत है वो बराबर हो जाए MUX के, यानी कि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसकी। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, हो सकता है भैया दो सिचुएशन बन सकता है। पहला सिचुएशन क्या बनेगा, जो PX है वो बड़ा ज्यादा हो जाएगा MUX के, है ना। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है, जो PX है वो छोटा हो जाएगा, किससे, कम हो जाएगा MUX से, ठीक है जी। तो अब इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ये दूसरा सिचुएशन है, ये पहला सिचुएशन है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर PX जो है वो ज्यादा है MUX से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक उपभोक्ता जो होगा, क्योंकि ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है उसको, एक्स वस्तु के लिए ज्यादा कीमत देना होगा, वो क्या करेगा, एक्स वस्तु का जो उपभोग है उसको कम करेगा, है ना। कम करने से क्या होगा, एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ेगी। तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब किसी वस्तु की इकाइयों का त्याग किया जाएगा, किसी वस्तु के उपभोग को हम जब घटाते हैं ना, तो उसको पाने की इच्छा बढ़ती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्राओं को घटाता जाएगा और तब तक घटाता जाएगा जब तक कि ये PX बराबर ना हो जाए MUX के। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, कीमत कम है, एक्स वस्तु की कीमत कम है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, एक उपभोक्ता जो है वो एक्स वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा, खरीदना पसंद करेगा। और जब वो एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता अपने आप घटने लग जाएगी और घटते घटते ये बराबर हो जाएगी कीमत के, ठीक है जी। ये बराबर हो जाएगी कीमत के, है ना। तो फिर से मतलब कहने का ये है कि उपभोक्ता जो है वो दोबारा से संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन रहता है, ये आपको समझाना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा पॉइंट्स जो है, जो मैंने आपको बताया है वही लिखा हुआ है, इसको एक बार आप सभी रीड कर लेना। ये पहली शर्त हो गई हमारी, है ना। देखो दूसरी शर्त की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए जी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि MUM स्थिर होना चाहिए। इसका मूलधार क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में मापते हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि MUM क्या हो जाए जी, स्थिर हो जाए, ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर MUM बदल जाता है तो संतुलन की स्थिति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि MUM क्या रहे, स्थिर रहे। उसके बाद ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। ये नियम दर्शाता है कि जब हम किसी वस्तु के निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। अगर ये बढ़ेगी तो एक उपभोक्ता कभी भी संतुलन की स्थिति में नहीं जा पाएगा, संतुलन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये शर्त था, 3 शर्तें हो गई, है ना। अब आ जाते हैं हम दो वस्तु की स्थिति में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तों की अगर हम बात करें तो पहली शर्त क्या होती है जी, पहला शर्त हमारा यहां पे दिया हुआ है कि MUX PX बराबर हो जाए MUY PY के, ठीक है। अब यहां पे भी क्योंकि दो वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे Y और
एक्स, दोनों वस्तु को हमने लिया है। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा जी, दो स्थिति हो जाएगी। कौन कौन सी दो स्थिति होगी? सबसे पहले बड़ा हो जाएगा, है ना, ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? mu x px छोटा हो जाएगा किससे? mu y py से। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में आपको समझाना है कि एक उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार होता है, उपभोक्ता के साथ क्या चीजें होगा। ठीक है, किस तरीके से व्यवहार करेगा उपभोक्ता। तो देखो इस कंडीशन में, क्योंकि x वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो ज्यादा है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, एक उपभोक्ता जो है x वस्तु के उपभोग को बढ़ाएगा, है ना, और x वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से क्या होगा कि उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटता चला जाएगा, है ना, और घटते घटते फिर वो बराबर हो जाएगा y वस्तु के सीमांत उपयोगिता के। ठीक है, और इस स्थिति में क्या करेगा, एक उपभोक्ता जो है वो x वस्तु के उपभोग को घटाएगा। ठीक है, तब तक घटाएगा जब तक कि बराबर ना हो जाए mu y py के। तो उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, x वस्तु जो है x वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाएगा, y वस्तु का क्या किया जाएगा, है ना। x वस्तु के उपभोग से क्या होगा, x वस्तु के लगातार इस्तेमाल करने से क्या होगा, इससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगेगी और फिर ये y वस्तु के बराबर हो जाएगी, है ना, mu y py बराबर हो जाएगा mu x px के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो x वस्तु है उसके इस्तेमाल को घटाएगा एक उपभोक्ता, है ना, और घटाने के वजह से क्या होगा, उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार बढ़ती जाएगी और फिर ये बराबर हो जाएगी mu y py के। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान था। आगे की बात करें तो आगे आपको यहाँ पे सेम पॉइंट जो अभी मैंने एक वस्तु की स्थिति में आपको दर्शाया था, बताया था, वही पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ये दोनों पॉइंट आपको इसमें भी लिखना होगा। एग्जाम में ज्यादातर दो वस्तु की स्थिति में आ जाता है। दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता किस तरीके से संतुलन में होगा, उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से समझाइए, तब जाके आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, अगर चलिए यहां पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है, तो ये न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा, कुछ डाटा आपको दे दिया जाता है ना, और डाटा के आधार पे आपसे पूछा जाता है कि भैया एक उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं, चेक करके बताइए। देखिए जैसे यहाँ पे आपको px कितना दे रखा है जी, px 4 दे रखा है, py कितना दे रखा है 5 दे रखा है, mux कितना दे रखा है 5 दे रखा है, my क्या दे रखा है 4 दे रखा है। आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूले में पुट करने के बाद जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है ना, दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है। इसको आप पुट कर दो तो आप देखोगे कि यहाँ पे पुट करने के बाद आप देखोगे कि जो हमारा मतलब px mu x px जो है ये बड़ा है और mu y py जो है वो छोटा है ना, वो कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एक उपभोक्ता क्या करेगा, x वस्तु का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, है ना। इस कंडीशन में क्या करेगा, x वस्तु का ज्यादा इस्तेमाल करेगा और y वस्तु का इस्तेमाल कम करेगा, y वस्तु को कम खरीदेगा। x वस्तु के ज्यादा इस्तेमाल से क्या होगा, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाएगी और वो फिर से बराबर हो जाएगी, है ना। mu y को बढ़ाने से क्या होगा, मतलब x वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाएगी और तब तक घटेगी जब तक कि वो mu जो हमारी y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, उपभोक्ता जो है वो संतुलन में नहीं है। उपभोक्ता x वस्तु की अधिक, y वस्तु की कम से कम इकाई खरीदेगा, इसलिए mu x कम होगा तथा mu y जो है वो बढ़ेगा, है ना। और इस तरीके से ये बराबर हो जाएंगे, संतुलन में आ जाएगा। एक उपभोक्ता क्या है, संतुलन में आ जाएगा, है ना।
तो यही चीज आपको इससे पहले वाला जो उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त है उसमें यही चीजें आपको समझाने की कोशिश की गई थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है आप मेरे को दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उस डाउट को मैं आप लोगों का क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो भी चीजें मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप भाई कमेंट में मेरे को बता सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से डाउट होगा नहीं, चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।